हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CDNA लाइब्रेरी। CDNA लाइब्रेरी से मतलब क्या है? लाइब्रेरी का मतलब तो पुस्तकालय होता है, तो यहाँ पर DNA लाइब्रेरी का मतलब क्या है? बिल्कुल, जैसे लाइब्रेरी का मतलब आप ये समझते हैं जहाँ पे बुक्स को या बुक्स का कलेक्शन किया जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर DNA का कलेक्शन किया जाता है। DNA की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती हैं, प्रतियां बनाई जाती हैं, उनको एक साथ रखा जाता है, इसी को DNA लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो C भी है। C का मतलब क्या है? C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, या मैं बोलूँ पूरक। तो पूरा नाम हो गया पूरक DNA पुस्तकालय या पूरक DNA लाइब्रेरी। पूरक क्यों आया? देखें, सबसे पहले तो आप इसका मोटो समझें कि इस प्रोसेस का यूज़ क्या है, ये प्रोसेस क्यों की जा रही है। क्योंकि आपको लगेगा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जिसे काम में लेते हैं वो एक RNA है। RNA क्यों लेते हैं? आप सोचेंगे DNA से RNA बनता है, तो हम DNA को पिक क्यों नहीं करते और बहुत सारी कॉपी क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल बना सकते हैं सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम में आता है, और जस्ट सपोज आप ये मान के चलिए कि हमें उस ऑर्गेनिज्म में बनने वाले प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन की नीड है, तो हमें इसी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई कि ये प्रोसेस क्यों अपनाई जाएगी। हाँ, सामान्य प्रोसेस या सामान्य तरीक़ों में भी अपनाई जा सकती है। I mean, अगर किसी में mRNA है तो हम mRNA के थ्रू क्या बना सकते हैं? DNA बना सकते हैं और DNA की कॉपी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अलग अलग या जीवों में, सजीवों में, कोशिकाओं में हज़ारों प्रकार के mRNA पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स को बनाते हैं। तो mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हम DNA बना सकते हैं, और इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA या CDNA कह रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपकी? ठीक है, तो इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करवा दूं। पढ़ तो आपने रखी हैं 11th क्लास में, रिकॉल करवा दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि DNA से क्या बनता है। DNA से RNA बनता है, ये mRNA बनता है, और इस RNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इस समय रिकॉल होनी चाहिए। बस इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। कुछ चीज़ें और याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? DNA से जो RNA बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन कहते हैं। और RNA से जो प्रोटीन बनती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बस इतनी सी बात आप अगर याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो DNA से RNA के प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, RNA से जो प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन। हिंदी में अनुलेखन और ये ट्रांसलेशन मीन अनुवादन। ठीक है, तो देखिए इस प्रोसेस में क्या करवाया जाता है। एक mRNA स्ट्रैंड है। ये mRNA स्ट्रैंड किसी का भी हो सकता है, किसी वायरस का हो सकता है, किसी और ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, और हमें पता है कि इसके थ्रू एक यूज़फुल प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन बनता है, और हमें या हमारे लिए वो यूज़फुल है, तो हमें इसकी बहुत सारी कॉपियाँ चाहिए, और वो बहुत सारी कॉपियाँ हम कैसे प्राप्त करें वो ये प्रोसेस हमें बताती है। ये एक mRNA स्ट्रैंड है। इस mRNA स्ट्रैंड को अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट करवाएंगे, उपचारित करवाएंगे, तो ये एक DNA स्ट्रैंड बना लेगा। आपको पता होना चाहिए कि DNA से RNA बनता है किसकी सहायता से? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, ओनली ट्रांसक्रिप्टेज। तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। यहाँ पर हम किसको काम में ले रहे हैं? यहाँ हम काम में ले रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या बनेगा? DNA बनेगा। तो वो अनुलेखन है। DNA से RNA बनता है, उसे अनुलेखन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम RNA से DNA बना रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे पुनः अनुलेखन। और जो काम में आएगा उस एंजाइम को भी हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो इस तरह से हम एक DNA स्ट्रैंड की प्राप्ति कर लेते हैं। ये DNA स्ट्रैंड हमें किसके रूप में मिला है? ये DNA स्ट्रैंड हमें mRNA के पूरक सूत्र के रूप में मिला है, इसलिए हमने इसे CDNA बोला। ये पूरक क्या होता है? एक बार ये भी मैं आपको रिकॉल करवा दूं। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है और कोई नया स्ट्रैंड इसके सामने बनता है, इस तरह से बनता है,
तो ये इसका पूरक सूत्र है, कॉम्प्लीमेंट्री सूत्र है। और इस प्रोसेस में हम जो नया डीएनए प्राप्त कर रहे हैं वो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के रूप में ही प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे हमने सी डीएनए बोला है। ये देखिए सी डीएनए बोला है हमें, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोला है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा इन दोनों को अलग कर लिया जाएगा और हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड एकल रज्जुकी या एकल सूत्री डीएनए प्राप्त हो जाएगा। इस एकल सूत्री डीएनए को हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से उपचारित करवाएंगे या ट्रीट करवाएंगे। मैं आपको याद दिलवा दूं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। ये वो एंजाइम होता है जो किसी डीएनए टेम्पलेट के सामने एक नए डीएनए सूत्र के निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो जैसे ही हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को काम में लेंगे या इससे उपचारित करवाएंगे तो ये एसएस डीएनए डीएस डीएनए मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर एक लूप के थ्रू इससे जुड़ा रहेगा, ये इस टाइप से जुड़ा रहेगा। इसे अलग करने के लिए हम न्यूक्लियस एंजाइम काम में लेंगे, जिसकी सहायता से ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाएगा। अब हमारे पास ये जो दिख रहा है वो एक डीएस डीएनए है, मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। देखिए पूरे प्रोसेस में हमने एक एसएस एमआरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए की सहायता से डीएस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राप्त कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डीएनए की कोई कॉपी प्राप्त नहीं की तो भी इसे लाइब्रेरी क्यों कहा गया है। देखें आगे की प्रोसेस आपको खुद समझनी पड़ेगी। वो क्यों समझनी पड़ेगी? क्योंकि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया पढ़ रखी है। वो प्रक्रिया यहाँ पर अब काम में आएगी। हम क्या करेंगे, एक एप्रोप्रिएट वेक्टर का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और उस वेक्टर में हम किसका निवेशन करवाएंगे, हम निवेशन करवाएंगे इस डीएनए का। ये डीएनए मान लीजिए इसी कलर का है, ये सेम कलर अभी प्रोवाइड नहीं था इसलिए इस कलर को यूज़ किया, ये बना दिया। अब हमारे पास ये जो बना है ये क्या है, ये कंप्लीट जो बना है ये एक आर डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पुनर्युगस डीएनए है या पुनर्युगस वाहक है। इसे हम क्या करेंगे, एक दूसरी सेल लेंगे और उस सेल में इस वेट मैं बात कर रहा था कि जस्ट सपोज़ हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर में हमने कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। ये सारी पूरी प्रोसेस आपको बता रखी है तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें इस डीएनए को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये अब आर डीएनए आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, एक होस्ट सेल ली। क्या ली? होस्ट सेल। और होस्ट सेल में क्या किया कि इसको स्थानांतरित करवाया, इसको स्थानांतरित करवाया तो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें आ चुका है। किस में आ चुका है? इसमें आ चुका है। तो आप ये मान के चलिए, एक मिनट मैं सही कलर को काम में ले लूँ। आप ये मान के चलिए कि ये जो डीएनए है इसको हमने इस कोशिका में निवेशित करवा लिया तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। और इसमें हमने क्या किया, ये ऐड कर रखा था, कौन? डीएस डीएनए। तो अब जैसे जैसे ये सेल मल्टीप्लिकेशन करेगी, मीन्स 1 से 2 हो जाएगी, ये देखिए 2 हो जाएंगी, फिर 2 से 4 होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी मल्टीप्लिकेट होगा। वो मल्टीप्लिकेट होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वांछित प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा।
इसीलिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बाद की पूरी प्रोसेस आपने पढ़ रखी है, लेकिन इस प्रोसेस में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि एक mRNA स्ट्रैंड के थ्रू भी हम DNA बना सकते हैं, या उस mRNA से बनने वाले प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस हमारे लिए यूज़फुल होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि cDNA का उपयोग यूकैरियोटिक जीन के प्रोकैरियोट्स में अभिलक्षण करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें यूकैरियोटिक जीन के इंट्रॉन्स का अभाव होता है। क्लियर है? ये चीज़ आपको 11th क्लास में भी बता रखी है, एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं mRNA पर या DNA पर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से ये cDNA लाइब्रेरी फिनिश होती है। क्लियर है? अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप रिवाइंड करके देखें वीडियो को और मुझे कांटेक्ट करें। एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और आता है जीनोमिक लाइब्रेरी। ये काफ़ी हद तक वैसा ही है। सवाल ये आता है जीनोम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी बता रखा है मैंने। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें जितना भी हैप्लॉइड DNA सेट यानी कि अगुणित DNA समुच्चय जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जीनोम कहते हैं। उसे संजीन भी कहते हैं। ये वर्ड भी आप याद रखिएगा, उसे संजीन भी कहते हैं। किसी एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड आ जाए तो उसे संजीन भी कहते हैं। तो किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम की क्लोनित खंडों का संग्रह क्या कहलाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगा। और जीनोम किसे कहते हैं? किसी भी जीव में जो कंप्लीट हैप्लॉइड DNA सेट होता है उसे जीनोम या संजीन कहते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को किया कैसे जाता है वो आप देखिए। जस्ट सपोज आप मान के चलिए कि ये एक डोनर सेल है, ये एक डोनर सेल है और इसमें ये जो रखा हुआ है वो DNA है। तो इस DNA को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और इस बाहर निकालने के बाद इसका क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवाएंगे, तो ये सेगमेंट्स में यानी कि टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ठीक है? इन DNA सेगमेंट्स को अब क्या करेंगे? एक प्रॉपर वेक्टर का चयन करेंगे। ये एक वेक्टर है, ओके। अब इन DNA सेगमेंट्स को और इस वेक्टर को आपस में क्या करवा देंगे? ज्वाइन करवा देंगे। ऐसे ही नहीं करवा देंगे, आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और यूज़ करने के बाद में यहाँ पर एक इस तरह से क्या बन जाएगा? एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। इसके आगे का प्रोसेस यू नो वेरी वेल। क्या किया जाएगा? एक होस्ट सेल ली जाएगी, होस्ट सेल में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस होस्ट सेल में वो सब कुछ होगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। आई मीन इसमें इसको रखा जाएगा और ये मल्टीप्लिकेट करेगी तो जीनोम भी मल्टीप्लिकेट होगा और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? इस पूरी प्रोसेस में एक छोटी सी चीज़ और काम में ली जाती है जिसे बोलते हैं प्रोब। ये वन वर्ड 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है कि प्रोब क्या होते हैं। प्रोब DNA या RNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। किसके? DNA या RNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम पूरक DNA या RNA खंडों की पहचान कर सकते हैं। इनको मोलिकुलर प्रोब या आणविक प्रोब भी कहा जाता है। ये दोनों मैंने बोला कि ये DNA के या RNA के, इसलिए कई बार आपको बुक्स में 2 वर्ड काम में लिए जा सकते हैं, DNA प्रोब या RNA प्रोब। बात समझ में आ गई होगी आपकी। ये तो मैंने बता ही दिया कि ये हैं क्या। ये DNA या RNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। अगर DNA के होंगे तो DNA प्रोब, RNA के होंगे तो RNA प्रोब कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि इनका यूज़ क्या है, ये किस काम में आते हैं। मैंने अभी आपको इनका मेन यूज़ बताया। इनका मेन यूज़ होता है पूरक DNA या RNA खंडों की पहचान की जा सकती है।
और क्या किया जा सकता है, देखिए पहला उपयोग इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, और वो किस काम में लिया जाता है, स्पेशल डीएनए सेगमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करने के। किसके लिए, स्पेशल डीएनए सेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, यानी कि स्पेशल जो विशिष्ट डीएनए खंड होते हैं उनको पहचानने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा, भोजन में अगर कोई प्रदूषक उपस्थित है तो उसको भी प्रोब के द्वारा पहचाना जा सकता है। तीसरा उपयोग क्रिमिनोलॉजी में, मीन्स अपराध विज्ञान में पैतृकता के मामले सुलझाने में, पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। पारिवारिक रिश्तेदारी मतलब सही माता पिता की पहचान करने में। ये सही माता पिता कैसे पहचाने जाते हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सदर्न ब्लोटिंग को पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। और कोई यूज़ होता है मॉलिक्यूलर प्रोब्स का, बिल्कुल होता है। फसल प्रजनक बीज या पौधों की अच्छी जातियाँ अगर हमें पहचाननी हैं तो उसमें भी हम प्रोब्स को काम में लेते हैं। दैट में भी डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को देखा, cDNA लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी और डीएनए प्रोब। जिसको cDNA लाइब्रेरी समझ में आ गई उसको जीनोमिक लाइब्रेरी भी समझ में आ गई। दोनों काफ़ी हद तक एक जैसी प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। और cDNA लाइब्रेरी का जो डायग्राम मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, आप चाहें इसे बना सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं, एक्स्ट्रा छोटा सा एक पेज लगाकर बना सकते हैं। इस डायग्राम से आप पूरी cDNA लाइब्रेरी को फटाफट से समझ सकते हैं, आपको एक वर्ड भी देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।